सभी लोगों को नमस्कार। सरस्वती माता का नंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आपको आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। बहुत खुश रहिए, बहुत आनंद में रहिए। सरस्वती माता की कृपा आप सभी लोगों पर बनी रहे, आप सभी लोगों का कल्याण हो, ऐसी शुभकामनाएं मैं आपको देता हूँ। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? क्या मेरे सारे सारे बच्चे सब ठीक हैं? आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन रजनीश आईएएस एकेडमी के चैनल पर। बहुत खुश रहिए, बहुत आनंद में रहिए। सरस्वती माता की कृपा आप पर बनी रहे। दिस इज इंटरनेशनल रिलेशन लेक्चर नंबर 1। तो इन रजनीश आईएएस एकेडमी वी आर हैविंग both the languages. One is in English medium and second is हिंदी मीडियम। हमारे यहाँ हिंदी और अंग्रेजी माध्यम की अलग अलग क्लासेस चलती हैं। दिस बैच इज स्पेसिफिकली फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट। दिस इज लेक्चर नंबर 1 ऑफ इंटरनेशनल रिलेशनशिप फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट। तो जितने भी इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं उनके लिए क्लास उपयोगी रहेगी। द मेथड ऑफ दिस क्लास विल बी इन solely in इंग्लिश। तो आइए इंटरनेशनल रिलेशंस की आज शुरुआत करते हैं। ये इवनिंग बैच हमारा इंग्लिश मीडियम का है। आवर इंटेंशन दैट यू विल गेट टॉप 50 रैंक इन द यूपीएससी विद दिस प्राइमरी फोकस वी आर स्टार्टिंग आवर क्लासेस। तो दिस इज आईआर क्लास। हम लोग देखेंगे क्या? हम इस कोर्स में देखेंगे आईआर के बेसिक कॉन्सेप्ट, स्टैटिक्स, करंट फॉर बोथ पीटी एंड मेंस प्लस करंट अफेयर्स। तो इस क्लास में इंग्लिश मीडियम के बैच में हम ये देखेंगे। इसके साथ आपको मुझे बता देना चाहिए, आई मस्ट टोल्ड यू बिफोर हैंड कि द नेचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन इज करंट, हेवीली करंट ओरिएंटेड। बहुत ज्यादा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये क्या है? इट इज अ वेरी वेरी डायनेमिक सब्जेक्ट जो कि करंट अफेयर में पूछा जाता है। करंट अफेयर में पूछा जाता है। तो हिंदू इंटरनेशनल रिलेशन में इंडियन एक्सप्रेस हम कराएंगे। मॉडल आंसर इंग्लिश मीडियम में हम देंगे। दिस क्लास विल बी covering both PT and means, both English expected questions इसमें मैं आपको कराऊंगा। अब मैं अगर इसके वेटेज की बात करूं, आई टॉक अबाउट दिस बैच, दिस इज फॉर कंप्लीट कोर्स ऑन इंटरनेशनल रिलेशन फॉर बोथ पीटी एंड मीन्स। अगर मैं इसकी सिलेबस की बात करूं तो अभी आपकी कुछ हालत इस तरह की है, इस तरह की, इस तरह की। एंड थ्रू आवर क्लासेस वी विल मेक श्योर कि आप किस लेवल तक पहुंचे, आप इस लेवल तक पहुंच जाएं, इस लेवल तक पहुंच जाएं, कृष्णा बन जाएं। तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप की आज हम बात करेंगे। जीएस पेपर 2 का पार्ट है। इट इज दिस सेगमेंट इज ऑफ जीएस पेपर 2, जिसके अंदर पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस प्लस इंटरनेशनल रिलेशंस। कितने चैप्टर्स हैं? हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर? 4 चैप्टर्स आर देयर। कितने चैप्टर्स हैं? 4। इंडिया इट्स नेबरहुड रिलेशंस, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस। इसमें क्या आएगा? 4 चैप्टर हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, और 4 चैप्टरों में कितने क्वेश्चंस आते हैं? एवरी ईयर 3 to 4 क्वेश्चन इज आस्क्ड इन मेन एग्जामिनेशन। ओनली 4 चैप्टर्स आर देयर। सिर्फ 4 चैप्टर है इंटरनेशनल रिलेशन में, और 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ओनली 4 क्वेश्चन, 3 to 4, जिसमें 2 क्वेश्चंस ऑफ 10 मार्क्स और 2 क्वेश्चन ऑफ 15 मार्क्स। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें
तो 40 to 50 के रेंज में मार्क्स घूमते हैं, 40 to 45। मतलब जितना आप आईआर प्रिपेयर करते हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, इतना आईआर पूछा नहीं जाता है। जितना आईआर आप प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, इतना आईआर आपसे पूछा नहीं जाता है। और मोस्टली जो करंट क्वेश्चंस आईआर के सेगमेंट में देखे जाते हैं, बेसिकली दे आर करंट अफेयर बेसिस। किसके बेसिस पर वो पूछे जा रहे हैं? करंट अफेयर बेसिस। तो मतलब आपको देखिए, फॉर अ गुड एजुकेटर और अ टीचर और अ इंस्टीट्यूशन, इट इज वेरी वेरी नेसेसरी कि वो आपको क्या करे, वो आपको सही ज्ञान देने की कोशिश करे कि किस नेचर का क्वेश्चन पूछा जाता है, कितनी प्रिपरेशन आपको करनी चाहिए। इसमें हम क्या बताने की कोशिश करेंगे कि प्रीलिम्स के अंदर 2 से 3 सवाल पूछे जाएंगे और इन मेंस देयर विल बी 3 to 4 क्वेश्चन। और अगर आप यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं, इफ यू रियली वांट टू क्रैक दिस एग्जाम, आपको मेंस के लिए सिर्फ 10 टॉपिक प्रिपेयर करने चाहिए, वो हम आपको बता देंगे, एंड यू आर एबल टू सॉल्व मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। तो ये रेंज है, इस रेंज को आप पकड़कर चलिएगा, आपका काम हो जाएगा। इससे एक ऐसे पूछा जाता है, कैन कैपिटलिज्म ब्रिंग इंक्लूसिव ग्रोथ? Poverty anywhere is a threat to prosperity everywhere. We may have a brave human laws, but it cannot be resist natural law. तो जीएस पेपर 2 जब आप पढ़ेंगे तो इस नेचर के क्वेश्चन आएंगे। 4 चैप्टरों की बात मैं करूं तो वो चैप्टर कौन कौन से हैं? वो चैप्टर है इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस। तो व्हाट आर इंडियाज नेबर? पाकिस्तान इज अ नेबर, पाकिस्तान इज अ नेबर, चाइना इज अ नेबर। तो जो जितना भी हमारा नेबरहुड है, जितना भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जितना भी हमारा नेबरहुड है, वो सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। उस सारे में से किसी भी नेबर पर सवाल पूछे जा सकते हैं। इंडिया और उसके एकदम इमीडिएट नेबर्स की हम बात करें तो हमारा भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, दीज आर आवर इमीडिएट नेबर्स। यहां से क्वेश्चन बनता है, तो आपको इन क्वेश्चनों का क्या होना चाहिए? अंडरस्टैंडिंग। इन क्वेश्चनों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए। तो जो भी मुद्दा चर्चा में चल रहा होगा उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेकंड पार्ट इज बायलैटरल, रीजनल, ग्लोबल ग्रुपिंग एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया एंड इफेक्टिव इंडियाज इंटरेस्ट। तो जितनी भी बायलैटरल ग्रुपिंग्स चल रही हैं इस दुनिया में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, चाहे वो WTO हो, चाहे वो IMF हो, WTO, IMF, नाफ्टा हो, साफ्टा हो, नाफ्टा हो, साफ्टा हो, सार्क हो, नाम हो, WTO हो, कि दूसरे और तीसरे चैप्टर में इस नेचर के सिद्धांत पूछे जाते हैं। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस रीजन। थर्ड, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, एजेंसीज, their structure, their mandate, this type of question, इसमें WTO है, UN है, उस पर क्वेश्चन बनेगा। और इन पे जो करंट अफेयर की डेवलपमेंट हो रही है, द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस एरिया। इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज, पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडिया इंटरेस्ट एंड इंडियन डायस्पोरा। तो जो भी डेवलप्ड या डेवलपिंग नेशंस की स्ट्रेटेजीज हैं, पॉलिसीज हैं, उसका इंपैक्ट इस पर पड़ेगा। तो ये 4
चैप्टर्स हैं, चारों के करंट अफेयर से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जितना आप करंट अफेयर पढ़ते हैं आईआर के अंदर वो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। माय हम्बल रिक्वेस्ट, जस्ट प्रिपेयर 10 to 15 टॉपिक्स अपने मेंस के लिए। पीटी के लिए कहीं पर कोई जगह द प्लेसेस, अगर कोई प्लेस चर्चा में है तो उस प्लेस के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अभी यूक्रेन चर्चा में है, म्यांमार चर्चा में है, यूक्रेन एंड म्यांमार इज इन डिस्कशन। तो फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू द प्लेसेस इन न्यूज एंड द ट्राइब्स इन न्यूज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो प्रीलिम्स में भी 2 या 3 सवाल बनते हैं जो WTO, UN या प्लेसेस इन न्यूज इस सेगमेंट से पूछे जाते हैं। तो आप याद रखेंगे, अगर आप इतना प्रिपेयर कर लें तो यू कैन इजीली क्रैक दिस एग्जाम। अब आइए आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि हमको शुरुआत कहां से करनी है। हमको शुरुआत करनी है बेसिक से। फॉर दिस इंग्लिश मीडियम बैच वी विल स्टार्ट फ्रॉम अ वेरी बेसिक्स, व्हाट इज नेशनल इंटरेस्ट, and before that it would be very valid that we should see why a country makes relationship with other countries। एक देश दूसरे देश से संबंध क्यों बनाता है, why a country makes relationship with other countries। तो क्वेश्चन देख लीजिए, इंडिया पंचशील प्रिंसिपल्स हैव ऑलवेज बीन लाउड। ये इवनिंग का बैच इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। This evening batch is for English medium student. Those who are preparing this exam in English can join our batches for extraordinary preparation so that you crack this exam under top 50. आपको इसके अंदर मॉडल आंसर्स वगैरह सब कुछ मिलेगा। यू विल गेट ऑल द मॉडल आंसर्स, बेसिक कॉन्सेप्ट, जो कि आपको टॉप 50 रैंक लगाने में मदद मिलेगी। मॉर्निंग की क्लास हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए होती है और इवनिंग की क्लास इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए होती है। तो आईआर का आज पहला लेक्चर है, तो हम समझने की कोशिश करेंगे। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडिया पंचशील प्रिंसिपल has always been lauded in terms of ethics in international relation, but country has also paid a hefty price due to the lack of hard realism in foreign policy. Due to these ideas, do express your opinion in this regard। अब इस लेवल का क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जाएगा, आपको आना चाहिए। अब आज हम बेसिक की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं क्या कि एक देश बिहेव कैसे करता है। हाउ अ कंट्री बिहेव विद अनदर कंट्री, हाउ अ कंट्री बिहेव विद अनदर कंट्री। तो भैया मैं आपको एक बहुत क्लियर सी बात बताना चाहता हूं। अगर आप इस बात को ध्यान से समझेंगे तो यू विल बी एबल टू अप्रिशिएट एवरीथिंग। कैसे बिहेव करता है, जैसे एक ऑर्गेनिज्म बिहेव करता है, जैसे एक ऑर्गेनिज्म बिहेव करता है वैसे ही एक देश भी बिहेव करता है। ये बात याद रखिएगा कि जैसे आप एज अ इंडिविजुअल, फैमिली अपने पड़ोसियों के साथ रिलेशनशिप बनाती है, अगर कहीं फायदा हो रहा हो तो उसके साथ अलाइन हो जाती है फैमिली। पड़ोसी जो अच्छा है, जो कार दे देता है टाइम पर, जब बाहर घूमने की जरूरत पड़ती है, जब चीनी की जरूरत पड़ती है तो दे देता है, जब पैसे की जरूरत पड़ती है तो दे देता है, जो हमारी नीड है तो काम आ जाता है तो उसके साथ अलाइन, और जो झगड़ा करता है उससे दूरी। द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज ऑन इंटरनेशनल रिलेशन। इसी तरह का प्रिंसिपल किस पर अप्लाई करता है, इसी तरह का प्रिंसिपल इंटरनेशनल रिलेशंस पर भी अप्लाई करता है। एक कंट्री जब किसी से रिलेशनशिप बनाएगी, जहां फायदा होगा वहां रिलेशनशिप बनाएगी, और जहां नुकसान होगा वहां रिलेशनशिप नहीं बनाएगी।
अब आइए, अब सबसे पहली चीज हम क्या जानने की कोशिश करते हैं, व्हाट इज आवर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस क्लास। पहला ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, व्हाई अ कंट्री मेक्स relationship, why a country make relationship with another country, this is the question हमको जो आना चाहिए। why एक देश दूसरे देश के साथ संबंध क्यों बनाता है, why there is a need, why a country makes relationship with another country। इस क्वेश्चन का आंसर देखने की कोशिश करेंगे। तो भाई आप पड़ोसी के साथ संबंध क्यों बनाते हो, बहुत आसानी सी बात है। हमारे प्राइम मिनिस्टर अगर अमेरिका जाते हैं हाउडी मोदी करने, तो क्या करने जाते हैं, व्हाई ही इज गोइंग टू यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, व्हाई वी आर मेकिंग रिलेशनशिप विद कैनेडा, why we are making good relationship with Russia, what is the reason, why we are making relationship with Russia, why we want to be aligned with Australia, Japan, what is the reason, there are some reasons। उसके कुछ कारण है कि हम कनाडा जाते हैं, यूनाइटेड स्टेट जाते हैं या रशिया जाते हैं। उन कारणों को क्या कहा जाता है, उन कारणों को कहा जाता है हमारी कुछ जरूरतें हैं, दैट इज व्हाई वी मेक रिलेशनशिप। एक देश दूसरे देश के साथ संबंध क्यों बनाता है, क्योंकि एक देश अपनी सारी जरूरतें पूरी स्वयं नहीं कर सकता। कंट्री नॉट एबल टू फुलफिल इट्स ऑल द डिजायर्ड नीड ऑन देयर ओन। कोई भी देश, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, खुद से अपनी जरूरतों को पूरी नहीं कर सकता। जब एक देश अपनी खुद की जरूरतों को ठीक से पूरी नहीं कर सकता तो उसको क्या जरूरत पड़ती है, दूसरे देश की जरूरत पड़ती है। अब इंडिया अपनी नीड का सिर्फ 30%, अपनी नीड का ओनली 30% ऑफ एनर्जी भारत में मिलती है। कितनी एनर्जी भारत में रिसोर्सेज हैं, ओनली 30% ऑफ द रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज आर अवेलेबल विद इंडिया, ओनली 30%, यस ओनली 30% ऑफ द रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन इंडिया। जब 30% रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो अगर हम बाहर नहीं गए, कनाडा से हमने रिलेशनशिप नहीं बनाए, अगर हमने ऑस्ट्रेलिया से रिलेशनशिप नहीं बनाए, तो क्या होगा, हम अपनी पूरी आबादी का नहीं बात कर ले, पूछ लो हम अपने यूएसए के साथ क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमारा सिविल न्यूक्लियर डील क्या हो सके, उठा के बात कर लो। भूटान में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनता है, उस हाइड्रो से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। नेपाल से भी रिलेशनशिप इसलिए बनाने की जरूरत है क्योंकि वहां से हमको क्या मिलता है, हाइड्रो के प्रोजेक्ट्स। ऑस्ट्रेलिया से हमको क्या मिलता है, यूरेनियम। श्रीलंका, हम यहां पर एनर्जी के पावर प्लांट लगा रहे हैं। जापान, फ्रांस, ये न्यूक्लियर में हमारी हेड करती है। कनाडा, यहां यूरेनियम। रशिया हमको आज की डेट में हमारे हाइड्रो प्रोजेक्ट, हाइड्रो कार्बन्स की चीजें देता है। इराक, सऊदी अरबिया पेनिनसुला, हमको क्यों जरूरत है, हमको इसलिए जरूरत है क्योंकि हम 30% ही अपनी एनर्जी नीड का
प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम इन देशों में नहीं गए तो हम अपनी 70% पॉपुलेशन का क्या नहीं कर पाएंगे? 70% पॉपुलेशन का कि एनर्जी नीड को पूरी नहीं कर पाएंगे। वी विल नॉट एबल टू फुलफिल द 70% ऑफ आवर एनर्जी नीड। यानी 70% लोगों के घर में चूल्हा नहीं जलेगा, बल्ब नहीं जलेगा, कारखाने नहीं जलेंगे, कारखाने नहीं चलेंगे, हमारी जीडीपी ग्रोथ नहीं होगी। और इसीलिए मोदी जी सब जगह घूमते हैं इसको और कहते हैं भैया हमारी एनर्जी नीड है, हमको प्लीज क्या कर दीजिए, हमको एनर्जी दे दीजिए। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एनर्जी डिप्लोमेसी। बहुत जरूरी है। एक आदमी अपनी सारी चीजें खुद नहीं बना सकता, खुद ही किसान नहीं हो सकता। ही कैन नॉट बी द फार्मर एलोन, टीचर एलोन, डिफेंस एलोन, इंजीनियर एलोन, डॉक्टर एलोन। ही नीड अदर पीपल सो दैट हिज लाइफ कैन बी रन स्मूथली। उसे अन्य लोगों की जरूरत है ताकि वह अपनी सारी जरूरतों को पूरी कर सके अगर उसको जरूरत है। तो इसी प्रकार ऑन द सेम बेसिस a country also have some need. That is why एक देश को दूसरे देश के साथ संबंध बनाना पड़ते हैं, इंटरनेशनल एरिना में घुसना पड़ता है। कहां घुसना पड़ता है? इंटरनेशनल एरिना में घुसना पड़ता है। तो अब आपको समझ में आएगा why there is why a country makes relationship with another country। एक देश दूसरे देश के साथ संबंध क्यों बनाता है? कारण बहुत छोटा सा है। इट इज कॉल्ड नेशनल इंटरेस्ट। उसके कुछ हित हैं, जैसे आपके हित होते हैं, जैसे आपके नेशनल इंटरेस्ट होते हैं, उसी प्रकार दूसरे देश के भी क्या होते हैं? दूसरे देश के भी नेशनल इंटरेस्ट होते हैं। एज वी आर हैविंग नेशनल इंटरेस्ट सेम एज अदर कंट्रीज आर ऑल्सो हैविंग नेशनल इंटरेस्ट। और इस दुनिया में कुछ बड़ा नहीं होता, नथिंग इज सुपीरियर। द सुपीरियर इज ओनली वन थिंग, दैट इज आवर नेशनल इंटरेस्ट। कुछ भी जरूरी नहीं है, जरूरी क्या है? नेशनल इंटरेस्ट। तो किसके लिए चीजें हम कर रहे हैं? किसके लिए हम चीजें कर रहे हैं? इन ऑर्डर टू फुलफिल आवर नेशनल इंटरेस्ट। तो क्या राष्ट्रीय हित सबसे बड़े हैं, और राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करने के लिए अगर पूरी दुनिया में कहीं भी जाना जाए तो हम जाएंगे। एक कंट्री जाएगी, भारत कनाडा भी जाएगा, भारत यूनाइटेड स्टेट भी जाएगा, नॉर्थ अमेरिका भी जाएगा, साउथ अमेरिका भी जाएगा, अफ्रीका नेशंस भी जाएगा। दे विल ऑल्सो गो टू अफ्रीका नेशंस। दे विल ऑल्सो मेक रिलेशनशिप विद ऑस्ट्रेलिया। तो नेशनल इंटरेस्ट इज द वन थिंग फॉर व्हाट अ कंट्री मेक्स रिलेशनशिप विद अनदर कंट्री। हम इंटरनेशनल एरिना में क्यों जाते हैं? अपने नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए, हमारी जरूरतें पूरी हों, हमारी एस्पिरेशन पूरी हों। इसी को कहते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों नेशनल इंटरेस्ट। और नेशनल इंटरेस्ट की पूर्ति के लिए ही एक देश दूसरे देश जाता है। तो कौन से हमारे नेशनल इंटरेस्ट है? How many type of national interest we are having? इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। You should know the answer of this question. How many types of national interest India is having? आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कितने तरह के नेशनल इंटरेस्ट हैं, तो उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहला इंटरेस्ट क्या है?
व्हाट इज द फर्स्ट नेशनल इंटरेस्ट? पहला नेशनल इंटरेस्ट आपको बताऊं, एक मैंने आपको बताया था स्माइक पेन की थ्योरी है कि एक देश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे बड़ा प्राइमरी नेशनल जरूरत को ही नेशनल इंटरेस्ट कहते हैं। नीड इज कॉल्ड नेशनल इंटरेस्ट। एक देश के लिए सबसे बड़ा नेशनल इंटरेस्ट क्या है? एक देश के लिए सबसे बड़ा नेशनल इंटरेस्ट है, ध्यान से सुनोगे, सबसे बड़ा नेशनल इंटरेस्ट है ये, टू प्रोटेक्ट आवर बॉर्डर्स एंड द प्रोटेक्ट आवर टेरिटरी एंड इंटीग्रिटी ऑफ दी, टू प्रोटेक्ट आवर बॉर्डर, प्रोटेक्ट आवर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और काउंटरिंग टेररिज्म। सबसे पहली जरूरत क्या होती है कि हमारी जान माल की रक्षा हो सके। क्या हमारी जान माल की रक्षा हो सके? यस। तो व्हाट इज द फर्स्ट नेशनल इंटरेस्ट? यूट्यूब एक बार और कर क्या? टू प्रोटेक्ट आवर टेरिटरी, टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी। तो क्या है सबसे पहला इंटरेस्ट है हमारी जान माल की रक्षा हो सके। तो आपसे अगर पूछा जाए व्हाट इज द फर्स्ट प्राइमरी नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, तो आप क्या बताएंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? व्हाट इज द फर्स्ट प्राइमरी इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री? इज सिक्योरिटी एंड यूनिटी, सिक्योरिटी एंड यूनिटी of the nation. This is first national interest. There may be other national interest as well. कुछ और भी राष्ट्रीय हित हो सकते हैं, नेशनल इंटरेस्ट होते हैं, पर आपसे जब फर्स्ट नेशनल इंटरेस्ट पूछा जाए कि बताओ पहला नेशनल इंटरेस्ट कौन सा है, तो आप पहले में क्या बताएंगे? प्राइमरी नेशनल इंटरेस्ट टू प्रोटेक्ट। अरे भाई, पड़ोसी के साथ रिलेशनशिप कैसे बनाओगे? पड़ोसी के साथ रिलेशनशिप अगर वो सर फोड़ेगा तो कोई ना व्यापार करोगे। चाइना अगर डोकलाम में आके बैठ जाएगा, चाइना अगर हमारे लद्दाख में आके बैठ जाएगा, हमसे लड़ाई करेगा, तो क्या हम उसके साथ व्यापार करेंगे? क्या हम उसके साथ व्यापार करेंगे? द आंसर इज नो। हम उसके साथ कोई व्यापार नहीं करेंगे, क्योंकि वो क्या कर रहा है? हमारी यूनिटी, हमारी सोवरेनिटी को हर्ट कर रहा है। इट इज हर्टिंग आवर सोवरेनिटी। अगर पाकिस्तान आतंकवादी भेजेगा, अगर पाकिस्तान आतंकवादी भेजेगा, टेररिस्ट भेजेगा, तो कोई ना हम उसके साथ ट्रेड के वॉर करेंगे। तो सबसे पहला इंटरेस्ट है अपनी जान माल की रक्षा करना। और अगर आपसे भी इंटरव्यू के अंदर पूछ लिया जाए, इफ दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम यू इन दी इंटरव्यू और इन दी एग्जाम, आपका आंसर क्या रहना चाहिए? आपका आंसर हमेशा और हमेशा एक ही रहना चाहिए। कौन सा? अपनी जान माल की रक्षा करना, सिक्योरिटी एंड द यूनिटी ऑफ द नेशन, पहला। दूसरा नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है कंट्री का? ध्यान से सुनो। व्हाट इज सेकंड नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री? एक देश दूसरे देश के साथ रिलेशन बनाता है नेशनल इंटरेस्ट के लिए। फर्स्ट इज सिक्योरिटी एंड द यूनिटी ऑफ द नेशन। व्हाट इज सेकेंडरी? इकोनॉमिक प्रोग्रेस। आर्थिक रूप से बढ़े एक देश, किस लिए रिलेशनशिप बनाता है? किस लिए रिलेशनशिप बनाता है? ताकि आर्थिक रूप से वो आगे बढ़ सके। तो भारत की दूसरी जरूरत क्या है, या किसी भी एक कंट्री की दूसरी जरूरत क्या होती है? कि पहले जान बच जाए, और जान बचने के बाद क्या हो जाए? जान बचने के बाद रोटी कपड़ा और मकान बन जाए। तो व्हाट इज सेकंड नेशनल इंटरेस्ट?
रोटी कपड़ा और मकान। बेसिक फुलफिल्ड हो जाए, क्या हो जाए, क्या हो जाए, इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो जाए, समावेशी विकास हो जाए। मीडियम है, इधर देखते चलना, ये इंग्लिश मीडियम क्लास है, मॉर्निंग में हिंदी मीडियम होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको हर किसी को सब कुछ समझ में आता है क्योंकि दोनों तरफ सब कुछ है, पर दिस इज इंग्लिश मीडियम क्लास। तो क्या है, डेवलपमेंट हो जाए, रोटी कपड़ा और मकान बन जाए। भारत में 135 करोड़ है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, लोग कितने लोग हैं, 135 करोड़। तो भाई हम दूसरे के, अमेरिका के पास क्यों जा रहे हैं, यूरोप के पास क्यों जा रहे हैं, ताकि सबका पेट भर जाए। जब हम अपने लोगों को यूरोप भेजेंगे, इंग्लैंड भेजेंगे, तो वहां वो काम करेंगे। बाहर से हम जाते हैं कि अपना पैसा यहां लगा लो, जब आप अपना पैसा यहां पर लगाएंगे, जब आप अपना पैसा यहां पर लगाएंगे तो क्या होगा, हमारा डेवलपमेंट होगा। तो एक देश क्या चाहता है, एक देश इंडिया कनाडा से क्यों रिलेशनशिप बना रहा है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से क्यों रिलेशनशिप बना रहा है, यूरोप से क्यों रिलेशनशिप बना रहा है, क्योंकि हमारे पास है 135 करोड़ लोग, सबका पेट भरना है। घर में बैठ के काम नहीं चलता है, तो 7-8 बच्चे हैं घर में बैठने से कुछ नहीं मिलता, तो क्या बाहर कमाने जाना होगा, कुछ बच्चों को बाहर भेजना पड़ेगा। द आंसर इज यस। क्या अगर खुद धंधा चलाना चाहते हो, पैसा नहीं है, तो फिर क्या किसी से पैसा मांगना पड़ेगा कि भाई हमको काम करना आता है पर हमारे पास पैसा, वी डू नॉट हैव द मनी, प्लीज हेल्प अस। तो दूसरा कोई देश, पहला लक्ष्य मैंने आपको बताया था, एक देश दूसरे देश के साथ संबंध बनाता है ताकि उसकी जान माल की रक्षा हो सके। यूनिटी एंड द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन इज फुलफिल्ड। एंड द सेकंड थिंग इज, दूसरी चीज क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इकोनॉमिक प्रोग्रेस। बेसिक मिनिमम नीड पूरी हो जाए, एफडीआई मिल जाए, एफडीआई मिल जाए, इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो जाए, बाहर इंडियन डायस्पोरा को बाहर भेज दे। अगर रिलेशन बात ही नहीं करेंगे अमेरिका से, तो क्या वो हमारे लोगों को लेगा, कोई वीजा देगा? द आंसर इज नो। तो एक देश दूसरे देश के साथ संबंध क्यों बनाता है? ताकि उसको क्या मिले? उसको मिले फॉरेन पार्टनर्स, टेक्नोलॉजी, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी, गंगा साफ हो जाए, उसको क्या मिल सके? उसको मिल सके मेक इन इंडिया, प्रौद्योगिकी, गंगा साफ हो जाए। हमारे यहां पे पोल्यूशन है, 30 सिटीज क्या है, पोल्यूटेड हैं। नीदरलैंड से टेक्नोलॉजी लेकर आएगा, इजराइल से टेक्नोलॉजी कौन सी लेकर आएगा? इजराइल से टेक्नोलॉजी लेकर आएगा कि हमारे रेगिस्तान में भी कैसे एग्रीकल्चर फ्लरिश कर सकता है, कैसे कृषि हो सकती है। इसी को कहते हैं बेटा आर्थिक कूटनीति या इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। ये सेकंड आधार होता है। मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी कैन बी सक्सेसफुल। हमारे अपने बस की नहीं है ड्रिप इरिगेशन करना, तो अगर हमारे अपने बस की नहीं है ड्रिप इरिगेशन करना, रेगिस्तान में फसल उगाना, तो क्या हमको इजराइल जाना पड़ेगा? इजराइल के लोग माहिर हैं, रेगिस्तान में भी ड्रिप इरिगेशन से क्या कर देते हैं, वेजिटेबल उगा देते हैं। तो हमको इकोनॉमिक डिप्लोमेसी करनी पड़ती है उसके साथ रिलेशन बनाने के लिए। टेक्नोलॉजी चाहिए, एफडीआई चाहिए, अपने इंडियन डायस्पोरा को बाहर भेजना है, ये चाहिए। तो इसीलिए एक देश दूसरे देश के साथ क्या बनाता है? एक देश दूसरे देश के साथ संबंध बनाता है। तो भारत का दूसरा कारण है कि वाई वी आर मेकिंग विद रिलेशनशिप विद अनदर कंट्री इज इकोनॉमिक प्रोग्रेस। थर्ड, क्यों हमको बाहर जाने की जरूरत पड़ी? भैया घर में रह के काम नहीं चलेगा। पड़ोस के अंदर अगर हल्ला गुल्ला चालू हो गया है, दूसरे तीसरे पड़ोसी आपस में लड़ रहे हैं, तो भी क्या बाहर जाना पड़ेगा? या घर में मुझे क्या मतलब है,
भैया जब वो गोली चलाएंगे ना, हो सकता है आपके ही घर में आके वो क्या हो जाए, किसी को लग जाए। और आज एक चौधरी बन रहा है इलाके के अंदर में, किसी पड़ोसी को दबा रहा है, तो कल क्या अगला नंबर आपका हो सकता है? द आंसर इज यस। और बाहर कोई फैक्ट्री लगा रखी है किसी ने और विषैली गैस छोड़ रहा है, आपका हमारे घर में कोई ना आ रही है, लेकिन वो धीरे धीरे हवा के साथ किसके पास आएगी? आप ही के पास। आप अपने घर में बैठ के अपना कुछ भी नहीं कर सकते। दिस इंटरनेशनल रिलेशन इज अ वाइडर डोमेन। अंतरराष्ट्रीय संबंध कैसे हैं? जहां एक देश में कुछ होता है तो उसका इंपैक्ट 15,000 किलोमीटर। अब रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है। किसका युद्ध हो रहा है? रशिया और यूक्रेन। और तेल के दाम किसके बढ़ गए? भारत के। तो क्या घर के अंदर बैठने से काम चलेगा? नहीं, आपको यू नीड टू मेक एन एफर्ट। आपको क्या करना पड़ेगा? अंतरराष्ट्रीय संबंधों में दूसरे देश के साथ रिलेशनशिप बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय एरिना में ऐसे मुद्दे हैं, देयर आर challenges in the international field which are directly and indirectly related to us। ऐसे मुद्दे हैं जो कि डायरेक्टली और इंटरनेशनली हमारे ऊपर होने, और उनकी हमारी ग्लोबल मंचों पर हमारी आवाज सुनी जाए। To let the voice of India is heard on the global forum, India will involve in terrorism, climate change, disarmament, trade reform। व्यापार करेंगे ना जब अमेरिका से, तो एक ऑर्गेनाइजेशन है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस। इस दुनिया में अभी क्या है? न्यूक्लियर वेपन, परमाणु हथियार चल रहे हैं। इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए क्या आपको यूएन में जाना पड़ेगा? टेररिज्म को लेकर, क्लाइमेट चेंज को लेकर। तो तीसरा उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशन? कि इस दुनिया में ग्लोबल मंचों पर हमारी भी आवाज सुनी जाए, कि जहां चार चौधरी बैठकर क्या कर रहे हैं? ग्लोबल फोरम पर इश्यूज को सॉर्ट आउट कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। हम भी वहां जाएं, हम भी अपनी बात को वहां पर क्या करें? रेस करें और अपने इंटरेस्टों को सर्व करें। हम क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान को कोशिश कर रहे हैं कि इसके जो आतंकवादी हैं, जो इसके टेररिस्ट हैं, उनको क्या करें? जो इसके टेररिस्ट हैं उनकी जो फंडिंग हो रही है, उनको जो पैसा मिल रहा है, टेररिस्ट की जो फंडिंग हो रही है, इसको क्या करें? टेररिस्ट की जो फंडिंग है इस पर रोक लगाएं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंदर हम बार बार आवाज उठाते हैं। क्या आवाज उठाते हैं? कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल दो, इसके टेररिस्ट जो लोग हैं उनको कोई पैसा ना मिले। यूएन के अंदर भी आवाज उठाते हैं कि ये देश बहुत खराब है, ये पूरी दुनिया के लिए खतरा है। तभी तो ये इसको चाइना जो हमारे लद्दाख में आज अग्रेशन कर रहा है, उसके खिलाफ भी क्या हमको आवाज उठानी पड़ेगी कि ये सही नहीं कर रहा? द आंसर इज यस। उसके लिए क्या ग्लोबल फोरम्स में जाना पड़ेगा? द आंसर इज यस। तो थर्ड, ग्लोबल फोरम के इश्यूज हैं, टेररिज्म है, क्लाइमेट चेंज है, उस पर आवाज उठानी पड़ेगी। चौथा, व्हाई अ कंट्री नीड्स टू मेक रिलेशनशिप विद अदर कंट्री। भारत बाहर क्यों जाए, बाहर संबंध क्यों बनाए? व्हाई अ कंट्री मेक्स रिलेशनशिप विद अदर कंट्री। क्या भारत के 3 करोड़ लोग बाहर रह रहे हैं? कितने? 3 करोड़। इतनी ऑस्ट्रेलिया की आबादी नहीं है जितने लोग हमारे बाहर घूम रहे हैं। उससे उतने ही लोग हमारे रोज हमारी ट्रेनों में बैठे रहते हैं जितनी ऑस्ट्रेलिया की आबादी है। हमारे कितने? देयर आर 30 मिलियन स्ट्रॉन्ग एनआरआई और पीआईओ। जो भी बाहर जाते हैं उनको एनआरआई और पीआईओ कहते हैं। ये बाहर रह रहे हैं,
उनकी जान माल की रक्षा करनी पड़ेगी। तो हमारा भाई कानपुर में जाके काम कर रहा है, हेलो ठीक हो ना भैया, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, कोई छेड़खानी तो नहीं कर रहा है वहां तुम्हारे साथ, मन लग रहा है कि नहीं, उसका ख्याल रखना पड़ेगा। जहां जहां भी वो रह रहे हैं उन देशों के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाने पड़ेंगे, और अगर उनकी जान को माल को कोई खतरा आ जाता है तो बचाना पड़ेगा। और उनसे भी कहना पड़ेगा कि भाई 3 करोड़ लोग बाहर तो गए हो, जिस भी मुल्क में गए हो हमारा नाम रोशन करना, उन लोगों से कहना इंडिया के साथ क्या करे, अच्छे रिलेशन बनाए। तो वो सारे हमारे कौन कौन है, इंडियन फॉरेन सर्विस के रिप्रेजेंटेटिव। 3 करोड़ लोग, कितने लोग, 3 करोड़ लोग हमारे बैठे हुए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। उनको क्या करना है, वो स्ट्रॉन्ग लिंक बनाते हैं। जैसे अमेरिका से हमारे संबंध अच्छे क्यों हैं, बिकॉज अमेरिका का जो गूगल है उसका हेड कौन है, इंडिया। एप्पल का हेड कौन है, इंडियन। हमारे बहुत सारे लोग वहां जाते हैं और वो कहते हैं इंडिया से अच्छे रिलेशन बताओ। हम कनाडा से इतने अच्छे रिलेशनशिप क्यों है हमारे, वाई वी आर हैविंग गुड रिलेशनशिप विद कनाडा। कनाडा में हमारे बहुत सारे सरदार भाई हैं, हमारे पंजाब के लोग यहां जाते हैं, दे आर गोइंग देयर इन द पंजाब, और वो वहां के मिनिस्टर तक बन गए हैं वो, एंड दे आर मेकिंग श्योर दैट वी आर हैविंग गुड रिलेशनशिप विद इंडिया। समझ में आया। तो हम इनकी भी मदद करते हैं और ये लोगों की मदद से इंडिया की भी हेल्प हो सके, इस पर कार्य करते हैं। तो इंडियन डायस्पोरा का सपोर्ट करना और सपोर्टिंग इंडियन डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा एंड वाइस वर्सा, कि भाई हमें उनकी भी मदद करनी है और उनकी मदद से अपनी भी देश को भी आगे बढ़ाना है। क्योंकि जब वो बाहर जाते हैं तो क्या भेजते हैं हमको, पैसा। जितने भी ये अरब देश जाते हैं, कैसे जाते हैं जरा ध्यान से सुनना, जितने भी अरब देश जाते हैं अरब देशों में गरीब लोग जाते हैं मजदूरी करने, लेकिन ये पैसा बाहर भेजते हैं, डॉलर लाते हैं यहां से। जो अमीर लोग हैं, हमारी पढ़ी लिखी कम्युनिटी है, वो कहां जाती है, यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर, ये भी डॉलर भेजती है। ये वहां से क्या लाती है, वहां से टेक्नोलॉजी लेके आती है, मैनेजरशिप लेकर आती है, नॉलेज लेकर आती है, एफडीआई लेकर आती है, जिससे भारत को क्या मिलती है, पैसा भी मिलता है, ज्ञान भी मिलता है, टेक्नोलॉजी भी मिलती है। जब केरला में बाढ़ आई थी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो अमेरिका में बैठे हुए भारतीयों ने वेबसाइट बनाई थी, डोनेशन दिया था, नॉलेज, स्किल, सैटेलाइट फोन लेकर आते हैं। तो ये हमारी भी मदद करते हैं, और एक देश चाहता है कि उसकी जो 3 करोड़ पॉपुलेशन है उसकी भी मदद। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, ध्यान से सुनना, पहला लेक्चर है इंटरनेशनल रिलेशंस का, व्हाई अ कंट्री मेक्स रिलेशनशिप विद एनी अदर कंट्री, नेशनल इंटरेस्ट। मैं दूसरे के साथ संबंध इसलिए बनाता हूं क्योंकि मेरी जरूरतें हैं, मैं अपने घर से बाहर इसलिए निकलता हूं क्योंकि मेरी जरूरतें हैं, आई हैव सम नीड। पहली नीड कौन सी है, सिक्योरिटी, मेरी जान माल की रक्षा हो। दूसरी, रोटी कपड़ा और मकान बने, इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो। तीसरी, ग्लोबल इश्यूज हैं, अगर मैं पंचायत में जाकर बैठा नहीं तो मेरे खिलाफ निर्णय हो जाएगा, मुझे पता भी नहीं चलेगा। मेरे घर के पास ही कुछ लगवाने की कोशिश करेंगे तो वहां मेरी भी आवाज सुनी जाए, मेरी भी बात हो। तो ऑन ग्लोबल फोरम्स my issues are heard, that is why I need to go outside and make relationship with other country and supporting Indian diaspora and vice versa. क्लियर हुई बात।
क्या ये बात क्लियर हुई? अगर आप आपको ये लिखने के लिए आ जाए तो इन सब बातों के में इन बातों को थोड़ा थोड़ा इलेबोरेट कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा इलेबोरेट कर सकते हो। प्रोटेक्टिंग आवर बॉर्डर्स, प्रोटेक्टिंग टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, काउंटरिंग टेररिज्म अक्रॉस द बॉर्डर, एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी एंड साइबर सिक्योरिटी। इसको एग्जाम्पल के साथ बढ़ा सकते हो। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया और इसका इलेबोरेशन मैंने यहां पर दिया। क्या रिलेशनशिप मैंने आपको बताया, ये दीज आर द ग्लोबल इश्यूज, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देंगे। टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, डिसआर्मामेंट, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, ग्लोबल ट्रेड रिफॉर्म, इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नेंस। तो आपका काम चल जाएगा, चिंता मत करना, इसके नोट भी आपको मिल जाएंगे। अब आइए अगली अगली बात चलते हैं। सेकंड चीज को देखते हैं कि भाई हर एक आदमी की एक आदत होती है, कोई ज्यादा बोलता है, कोई चिल्लाता है, कोई प्यार से बात करता है। कैसा होता है? तो ऐसे ही एक कंट्री की भी सोच होती है, आइडियोलॉजी होती है। क्या होती है? सोच, कि वो दूसरे देश के साथ कैसे रिलेशनशिप बनाएगा। उसका बेसिस क्या है? क्या बेसिस क्या है? उसकी सोच क्या है? उसकी आइडियोलॉजी क्या है? कोई तो क्या होगा, कोई क्या होगा, किसी को भी देखते ही डंडा मारेगा। क्या मारेगा? और कोई कहेगा आओ बैठो प्यार से बात करते हैं। तो भारत की क्या आइडियोलॉजी रही है दूसरे देशों के साथ संबंध बनाने की? व्हाट इज इंडियाज आइडियोलॉजी इन मेकिंग रिलेशनशिप विद अनदर कंट्री? इसके बारे में क्या जानना जरूरी है? यस, इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। अब ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, व्हाट इज द फंडामेंटल। ये आपको इंटरव्यू तक काम करेगा, इसीलिए ध्यान से सुनते चलिएगा। व्हाट आर द फंडामेंटल, व्हाट आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, व्हाट आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। भारत के सिद्धांत कौन से हैं विदेश नीति में? कौन सी विचारधारा पर वो चलता है? सोच क्या है? हर एक देश की सोच होती है, जैसे यूक्रेन की, वो पुतिन की सोच क्या है? प्यार से कुछ नहीं होता, सीधा क्या करो, धमाका करो। ऐसे ही भारत की भी प्रिंसिपल रहे हैं। वो प्रिंसिपल कौन से हैं? ध्यान से बताओ, ध्यान से सुनोगे। कौन से प्रिंसिपल हैं? दो ही प्रिंसिपल होते हैं, दो ही प्रिंसिपल होते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। प्रिंसिपल तो कई हैं पर आईआर में हमको दो प्रिंसिपल पर ज्यादा डिस्कशन करना है। एक ये देखो, इसको ध्यान से देखो। बुद्धम शरणम गच्छामि, अहिंसा, महात्मा गांधी का मार्ग। मुझे एक सेकंड देना है, 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर मैं आपसे बात करता हूं।
ऑनलाइन बच्चों को भी समझ में आ रही है इतनी बात? आइए, तो भारत तो गुलाम था, इंडिया वॉज अंडर द क्लचेज ऑफ द ब्रिटिशर, गुलाम था। पर हमारा देश कैसा रहा है? हमारा देश रहा है अहिंसा का। वेदों में लिखा है अहिंसा परमो धर्मा। भगवान बुद्ध ने भी कहा है अहिंसा से बड़ी कोई चीज नहीं है। अशोक ने भी उसी धर्म को अपनाया। गांधी ने भी कहा क्या, मुझे जीत तो चाहिए पर जीत के लिए मैं किसी का सर नहीं फोड़ सकता। आई वॉन्ट फ्रीडम बट टू गेट द फ्रीडम आई विल नॉट यूज non-violence as a tool, rather I will choose non-violence. Entire movement will be non-violent. तो क्या किया हमने? हमारी आइडियोलॉजी इस तरह की रही है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, और ये आज की आइडियोलॉजी नहीं है। ये आइडियोलॉजी है, हमारी सांस्कृतिक विरासत है। वेदों के टाइम पर हम तो पशु पक्षी में भी भगवान देखते हैं, गाय में भी माता देखते हैं। जीवों पर भी क्या करना? जीवों पर भी दया करना हमारा स्वभाव रहा है। वो तो कबाड़ा कर दिया इन अंग्रेजों ने, सिखा दिया मारो काटो खा जाओ कुछ भी हो। पर हमारा भारतीय परंपरा, इंडियन ट्रेडिशन वॉज वेरी पीसफुल। इस तरह की हमारी विचारधारा रही थी। इस विचारधारा को क्या कहते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? इसको देखना, इस दुनिया में दो विचारधारा एग्जिस्ट करती हैं। इस विचारधारा को देखना। पहली विचारधारा का नाम क्या है? आइडियलिज्म। आइडियलिज्म ये क्या मान के चलती है? आइडियलिज्म क्या मान के चलती है? इसके कुछ बेसिक टेनेंट्स हैं। क्या बेसिक मूलभूत तत्व हैं? तो हमारी जो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, तो उसमें आइडियोलॉजी का पहला सेगमेंट है आइडियोलॉजी का। और आइडियोलॉजी में भी जो हमारी पहली आइडियोलॉजी है जिस पर हम भारत आज तक चला, अब थोड़ा सा चेंज है, जिसका नाम क्या है? आइडियलिज्म, आदर्शवाद। आइडियलिज्म, आइडियलिज्म क्या कहता है? आइडियलिज्म कहता है, आदर्शवाद कहता है एक आदमी अच्छा होता है। क्या होता है? उसके साथ सहयोग कर कर आगे बढ़ा जा सकता। इफ वी आर मेकिंग कोऑपरेटिंग विद हिम वी कैन ग्रो टुगेदर। अगर हमारे देश में, हमारे ऐसे एक देश बहुत अच्छा होता है, अगर हम प्यार से प्रेम से आगे बढ़ें तो हम दोनों आगे बढ़ सकते हैं। और अगर हमारे बीच में कुछ मन मुटाव भी है तो बातचीत के जरिए सॉर्ट आउट किया जा सकता है। बातचीत के जरिए वी कैन सॉर्ट आउट सॉर्ट आउट किया जा सकता है। और सॉर्ट आउट करने के लिए बड़े भाई को बुला लेंगे, यूएन को बुला लेंगे, संयुक्त राष्ट्र सभा को बना लेंगे और व्यापार करेंगे और अहिंसा करेंगे, एथिक्स पर खड़े रहेंगे, नॉन वायलेंस। तो आइडियलिज्म क्या है? आदर्शवाद क्या है? जो मानती है एथिक्स इन आईआर। एथिक्स क्या होता है? नैतिकता, प्रेम, प्यार। कंट्रीज कैन वर्क टुगेदर फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, म्यूचुअल बेनिफिट, ठीक है, ग्रो टुगेदर। और नॉन वायलेंस रिलेशनशिप बनाने में एक दूसरे का सर नहीं फोड़ना है एक देश को दूसरे बेट पर किस पर हम आगे बढ़ सकते हैं? नॉन वायलेंस पर हम आगे बढ़ सकते हैं। और इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट वी कैन
रिजॉल्व इट पीसफुली, रिजॉल्व इट पीसफुली। हम क्या कर सकते हैं? शांतिपूर्ण से कर सकते हैं। और ट्रेड पर जोर देना चाहिए, व्यापार पर जोर देना चाहिए, इंटरनेशनल संस्थाओं के जरिए हमको आगे बढ़ना चाहिए, इंटरनेशनल लॉज बना लेने चाहिए, बॉडीज बनाने लेनी चाहिए डिस्प्यूट के सॉल्व के लिए। तो ये क्या मान के चलते हैं, ये क्या मान के चलते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से सुनोगे कि ये जो देश आपस में संबंध बना रहे हैं ये प्रेम प्यार से बनाए जा सकते हैं। वी कैन ग्रो पीसफुली, वी कैन ग्रो पीसफुली, तेरी भी जय जय मेरी भी जय जय, वी कैन ग्रो पीसफुली। और अगर डिस्प्यूट भी है तो नॉन वायलेंस से, थ्रू इंटरनेशनल बॉडीज एंड इंस्टीट्यूशन वी कैन सॉर्ट आउट ऑल द इश्यूज। क्या ये बात समझ में आ गया? यही हमारी विचारधारा रही है, इसी को आइडियलिज्म कहा जाता है। ये बात समझ में आई? आइडियलिज्म क्या है? क्या ये बात समझ में आ गई? आइडियलिज्म क्या है? आइडियलिज्म क्या है ये समझ में आ गया? आ ही गया होगा, इसमें कुछ ऐसा तो है ही नहीं, यहीं से निकलेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों हमारा पंचशील का समझौता। जब भारत आजाद हुआ, जब भारत आजाद हुआ तो भारत ने रिलेशनशिप बनाए अपनी दूसरी कंट्रियों के साथ। तो हमने क्या माना? पंचशील, जानते हो, चीन के साथ एक समझौता किया था जिसको क्या कहते हैं? पंचशील समझौता। जब देश आजाद हुआ तो पहला पंचशील समझौता हुआ। मैं आपको इसको डिटेल में इसके बारे में आपको बताऊंगा। I will tell you in the great length about पंचशील एग्रीमेंट। पर इसका जिस्ट क्या था? चीन के साथ हम प्रेम प्यार से संबंध बनाएंगे, पंचशील उसी पर खड़ा है। इवन हिंदी चीनी भाई भाई का मतलब क्या है कि हम एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, ये भी हमारे भाई की तरह है। इसको मैं डिटेल में कराऊंगा, पर यह समझ में आया कि पंचशील समझौता किसके बेसिस पर था? इसी के बेसिस पर था। फिर हमने क्या बनाया? नाम। आपको याद होगा जब भारत आजाद हुआ तो भारत ने एक अपना ही एक गुट बनाया था कोल्ड वॉर के दौरान, जहां एक साइड अमेरिका था, दूसरी साइड रशिया था। भारत ने नाम गुट निरपेक्षता आंदोलन, जिसको क्या कहा जाता है? जिसको कहा जाता है नॉन अलाइंड मूवमेंट। क्या चलाया था? नॉन अलाइंड मूवमेंट। ये किस पर बेसिस है? आइडियलिज्म। क्या बात समझ में? आदर्शवाद, प्रेम प्यार, अहिंसा, नॉन वायलेंस। प्रेम प्यार से हमको चलना है। तो फर्स्ट आइडियलिज्म आपको समझ में आ गया। आइडियलिज्म क्या होता है? हम किसको मानते हैं? वासुदेव कुटुंबकम, वासुदेव कुटुंबकम, वर्ल्ड इज वन फैमिली। क्या मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? पूरा विश्व ही एक, आए एक ही देश से, उतरे एक ही घाट, हवा लगी संसार की, हो गए 12 बाट। कि मूल रूप में तो हम मनुष्य हैं, ना हम इंडियन है, ना हम पाकिस्तानी है, ना हम यूक्रेनियन है, ना हम रशियन है। ये तो यहां ज्योग्राफिकल बाउंड्री निकल गई इंडिया की, कश्मीर में पैदा हो गए तो इंडियन, और उस तरफ पैदा हो जाते तो पाकिस्तानी। पर हम मूल रूप में क्या है? एक परिवार है, मनुष्य है। और जैसे एक परिवार में आप दूसरे परिवार की क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उसी रूप में
उसी रूप में क्या हमको दूसरे देशों की मदद करनी चाहिए? भारत बांग्लादेश की भी मदद करता है कोरोना के टीके में, नेपाल के भूकंप के दौरान भी मदद करता है, नेपाल में भूकंप के दौरान भी हेल्प करता है, क्योंकि हमारी फिलॉसफी क्या है? वासुदेव कुटुंबकम। इन द अदर वर्ल्ड, द entire world community is the part of big global family, and the family members should have the peace and the harmony and work together, grow together with mutual benefit. They must realize. तो क्या है हमारी विचारधारा? हमारी विचारधारा है आइडियलिज्म। हमारी विचारधारा है आइडियलिज्म। हमारी विचारधारा है वासुदेव कुटुंबकम। हमारी विचारधारा क्या रही है? व्हाट इज आवर आइडियोलॉजी? ध्यान से सुनोगे। जब आपसे पूछा गया कि बताओ भाई, जब आपसे पूछा गया व्हेन इंडिया वाज आस्क्ड कि भाई एक बात बताओ, म्यांमार के बारे में आपका क्या कहना है? व्हाट यू हैव टू से अबाउट म्यांमार? म्यांमार के बारे में आपका क्या कहना है? म्यांमार में तो सैनिक शासन चल रहा है, तुम इसको सपोर्ट करते हो कि नहीं? देयर इज अ मिलिट्री रूल गोइंग ऑन इन द म्यांमार, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट इट? इंडिया से पूछा जाता है। म्यांमार में देयर इज अ मिलिट्री रूल, पड़ोसी है। इन पाकिस्तान देयर इज बनाना रिपब्लिक, वहां कोई लोकतंत्र वोकतंत्र नहीं है। क्या है? दिखावटी लोकतंत्र है। कैसा लोकतंत्र है? आप देखो, सऊदी अरब से आप पेट्रोल लाते हो, वहां पे राजाओं का राज चल रहा है। किसका राज चल रहा है? राजाओं का राज चल रहा है। तो ये बताओ कि तुम राजतंत्र को सपोर्ट करते हो, सैनिक शासन को सपोर्ट करते हो, इनसे रिलेशनशिप भी बनाए हुए हो, तुम खुद डेमोक्रेसी हो। क्या हो तुम खुद? यू आर अ डेमोक्रेसी एंड यू आर मेकिंग रिलेशन विद द डिक्टेटर, मोनार्क, ऑटोक्रेटिक एंड रिलीजियस बेस्ड कंट्री, जो धार्मिक आधार पर देश बने हुए हैं, उनके साथ क्या कर रहे हो? संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हो। क्या हो तुम? भारत की एक आइडियोलॉजी है, जरा ध्यान से सुनना। भारत से जब ये पूछा गया कि भाई आपकी आइडियोलॉजी क्या है, बताइए जरा हम, तो भारत ने क्या कहा? व्हाट डज इंडिया हैज टू से? इंडिया ने कहा इंडिया बिलीव्स एंड सपोर्ट डेमोक्रेसी। हम लोकतंत्र को क्या करते हैं? मानते हैं और सहयोग करते हैं। बट हाउएवर इंडिया डज नॉट believe in transit of ideology, therefore be in a democracy, monarchy or in dictatorship, stand with the government. हम ये नहीं चाहते कि कहीं पर लोकतंत्र जबरदस्ती लाया जाए, और अगर लोकतंत्र लाना है तो वहां ये लोकतंत्र लोकल जनता लाएगी या बाहर से लोकतंत्र थोपना है कि अमेरिका लाएगा पूरी दुनिया में लोकतंत्र? नहीं। अगर लोगों को मजा आ रहा है राजतंत्र में, इफ पीपल आर हैप्पी इन दी मोनार्की, लेट इट बी, रहने दो। इफ पीपल आर हैप्पी इन द अंडर द मिलिट्री रूल, लीव इट। क्या बात समझ में आई? और अगर उनको पसंद नहीं आ रहा तो हटाना किसका वो है? जनता का। इट इज द प्रोप्रेगेटिव ऑफ द पीपल। हम कौन? तू कौन और मैं खामा खां। तो इंडिया इसीलिए सब देशों के साथ रिलेशनशिप बना लेता है। इंडिया बिलीव्स दैट इट इज अप टू द पीपल ऑफ द कंट्री टू चूज और रिमूव देयर लीडर एंड टू मेंटेन और चेंज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसीलिए भारत, आप समझ में आएगा आपको कि भारत तालिबान के बारे में कुछ क्यों नहीं कहता। भारत ताइवान और हांगकांग में हस्तक्षेप क्यों नहीं करता।
भारत सीरिया में हस्तक्षेप क्यों नहीं करता था? भारत क्यों रिलेशनशिप बनाया? बोला है वो उनके घर का मामला है, हम तो डेमोक्रेसी को पसंद करते हैं, लेकिन अगर जनता वहां राजी है तो हम क्या करें? इसी बात के लिए अगर अमेरिका या रशिया किसी देश के अंदर लोकतंत्र डालने के लिए, जबरदस्ती बनाने के लिए अगर अमेरिका कहीं घुस जाता है तो इंडिया उसका सपोर्ट नहीं करता, कि वो लोग अपने आप डिसाइड कर लेंगे, द पीपल विल डिसाइड ऑन देयर ओन दैट व्हाट शुड हैव बीन डन। तो क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसी सिद्धांत का पालन करते हुए इंडिया ने सीरिया, लीबिया, इराक, यूएस इंटरनेशन इन इराक, लीबिया, सीरिया, रशिया, जॉर्जिया, हमने सपोर्ट नहीं की। देख रहे हो यूक्रेन पर रशिया आज कुछ कह रहा है, हम कुछ कह रहे हैं? कुछ नहीं, ना हाँ ना ना। उसके पीछे तो कुछ और भी रीजंस हैं, देयर आर सेवरल रीजंस, लेकिन भारत उसके बारे में कुछ नहीं कह रहा है, बिकॉज हम ये मानते हैं कि जबरदस्ती किसी देश के साथ नहीं की जानी चाहिए। तो जब यूएस ने इराक में इंटरवेंशन किया, लीबिया में इंटरवेंशन किया, या सीरिया में इंटरवेंशन किया, रशिया ने जब जॉर्जिया और यूक्रेन में इंटरफेरेंस किया, तो हमने कुछ नहीं बोला। रादर हमने रशिया को जॉर्जिया में जब उनका इंटरफेरेंस था तो कहा ये मत करो। इराक, लीबिया और सीरिया में यूएस का इंटरवेंशन है, हम मना करते हैं। हम हांगकांग का भी समर्थन नहीं करते, क्योंकि हांगकांग या ताइवान और चाइना के बीच में जो इशू है वो उनके बीच में रहना चाहिए, वो अपने आप सॉर्ट आउट करेंगे। और इसीलिए इंडिया सबके साथ क्या बना लेता है? रिलेशनशिप। ये इंडिया की फिलॉसफी। इंडिया सपोर्ट डेमोक्रेसी, इंडिया सपोर्ट डेमोक्रेसी, इंडिया सपोर्ट डेमोक्रेसी, but does not believe in transit of ideologies। जबरदस्ती कहीं पर थोपा जाए, ये भारत को पसंद नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई? ये हमारी विचारधारा है। और क्या है हमारी विचारधारा? भारत कोई देश किसी दूसरे देश पर चढ़ाई कर दे, एक देश, इंडिया डज नॉट सपोर्ट unilateral action taken by or a military action taken by a country और मिलिट्री एक्शन की कोई देश किसी देश पर एक तरफा प्रतिबंध लगा दे, यूनिलेटरी एक्शन ले ले, इंडिया इसको नहीं मानता। इंडिया क्या कहता है कि तुम पावरफुल हो तो तुम दूसरे की इकोनॉमी को दबाओगे। अमेरिका ये काम करता है, कभी साउथ कोरिया पर, नॉर्थ कोरिया पर, कभी नॉर्थ कोरिया पर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कभी ईरान पर सैंक्शन लगा देता है। भारत कहता है तुम कौन से चौधरी हो, तुमने दुनिया चलाने का ठेका ले रखा है क्या? तुम्हारे पास ज्यादा ताकत है तो हर घर का फैसला तुम ही करते फिरोगे क्या? नो, हमारे यहाँ देयर इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। हमारे यहाँ क्या है? अंतरराष्ट्रीय संगठन है, संयुक्त राष्ट्र संगठन जो कहेगा वो होना चाहिए। तुम पावरफुल हो, रशिया या अमेरिका या अब यूक्रेन, तो क्या तुम अपनी मनमर्जी करोगे? नो, यू शुड नॉट डू, योर विम्स एंड फैंसी विल नॉट बी डन। हम अप्रूव नहीं करते। यूनाइटेड नेशन अगर कहीं पर कहता है कि हाँ ये काम होना चाहिए, हम सपोर्ट करते हैं। इवन यूनाइटेड नेशंस की तरफ से अफ्रीका के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। क्या आ रही थी? देयर वर प्रॉब्लम्स, समस्याएं आ रही थी। तो हमने क्या किया? हमने अपने सैनिक भेजे। इस दुनिया में अभी तक यूएन की तरफ से
पीस कीपिंग मिशन में हमने लगभग 2 लाख लोग अपने सैनिक भेजे, 195,000 ट्रूप्स हमारे 168 पीस मेकर गए हैं, और हमारे ही लोगों ने, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा जाने दी। क्या दी हैं? सबसे ज्यादा जाने। पर कोई देश नहीं, अगर यूएन उस बात को कहता है तो वी सपोर्ट। हम क्या करते हैं? वी सपोर्ट, हम समर्थन करते हैं, वी सपोर्ट। ठीक है। और बात देखो, क्या भारत किसी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना चाहता है? इंडिया डज नॉट बिलीव इन इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर ऑफ द कंट्री। हांगकांग और चाइना का अपना मामला है, हांगकांग और ताइवान का अपना मामला है। वी विल नॉट इंटरवीन। समझ में आया? तो व्हाट इज आवर believe that we will not intervene, but if somebody is asking for support, then we will support. ठीक है, but we will not intervene. उसके बाद क्या हम मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस में शामिल होंगे? इस दुनिया में बहुत सारे मिलिट्री अलायंसेस बने हुए हैं, जैसे एक बना था नाटो, यूरोप का। किसका? नाटो। जब भारत आजाद हुआ तो दो ऑर्गेनाइजेशन बने हुए थे। यूरोप वालों ने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखा था जो आज भी एग्जिस्ट करता है, जिसका नाम क्या था? नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो। और इन स्टेटों ने भी अपना बना रखा था, वारसा। अब भारत आया, भारत ने बोला, भारत से ही बोला गया इधर आजा, इधर आजा। भारत ने बोला एकला चलो रे, हमको किसी मिलिट्री अलायंस में शामिल नहीं होना। मिलिट्री अलायंस के 4 लोग, इधर वाला पड़ोसी भी बंदूक लेके चलता है, उधर वाला भी, और बोलता है आजा मेरे पास, आजा मेरे पास। बोला मुझे मरवाओगे, खुद तो क्या लेके चलते हो? बंदूकें, किसी को मार आओगे, और बंद कौन होगा? मैं। हमें किसी मिलिट्री अलायंस में नहीं होना। और आज तक इंडिया किसी भी मिलिट्री अलायंस में शामिल है। इवन इंडिया से बोला गया अफगानिस्तान में अपनी सेना उतारो, तालिबान आ रहा है। अमेरिका कहते कहते थक गया, पर इंडिया ने बोला नो, हम किसी मिलिट्री का पार्ट नहीं है, ऐसे किसी मिलिट्री अलायंस का पार्ट नहीं है। वी विल नॉट गो विद नाटो और अमेरिकन फोर्सेस। हम अपनी लैंड बैंक भी नहीं देंगे तुम्हें यूज करने के लिए। ये हमारी क्या है? स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। तो इंडिया विल नॉट बी अ पार्टी टू एनी मिलिट्री अलायंस। इंडिया विल नॉट बी अ पार्टी टू इंडिया विल नॉट बी, बेटा निकल जा, इंडिया विल नॉट बी पार्टी टू एनी मिलिट्री अलायंस। भारत किसी भी मिलिट्री अलायंस का क्या नहीं होगा? पार्ट नहीं होगा। और भारत अमेरिका का क्या पिचगुल्लू बन के रहेगा? नो, वी विल मेक रिलेशनशिप। हम क्या करेंगे? वी विल मेक रिलेशनशिप, दोस्ती कर लेंगे। लेकिन कोई हमसे बोले कि हम जो कह रहे हैं वही करो, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, तो क्या हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी उसके कहने पर ही काम करेंगे? द आंसर इज तो फॉर रिलेशनशिप वी आर ओपन। बट कोई ये कहे कि अब तू मेरे कंधे के नीचे काम कर, नो। इंडिया विल, तो फ्रीडम ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड
स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। इसीलिए अमेरिका बार बार कहता रहता है आओ चाइना पर अटैक कर दो, चाइना बहुत बड़ा खतरा है, तुम अभी रशिया को सपोर्ट क्यों कर रहे हो यूक्रेन में, कुछ कर क्यों नहीं रहे। इंडिया बोलता है मैं अपने हिसाब से करूंगा भाई काम। इसने मुझे मदद की थी 1947 में, पाकिस्तान के मुद्दे पे मदद की थी, जब बांग्लादेश का मुद्दा चल रहा था तो यही यूक्रेन था। 1965 में, 1971 में जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था और ये रशिया मेरे साथ खड़ा हुआ था। अब चाहे ये गलत साइड हो या सही साइड हो, मैं इसकी मदद नहीं कर सकता तो कम से कम चुप तो रहूंगा, है ना, कम से कम चुप तो रह सकता हूं। तेरा क्या भरोसा, तू तो कभी भी निकल लेगा, लेकिन ये मेरे साथ खड़ा हुआ था। तो इंडिया हैज द स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, किसी के भी कहने पर इंडिया कोई काम नहीं करता। तो इंडिया बेसिक फीचर इज टू इंश्योर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। अब आपसे पूछे कि भाई बताओ कि भारत की फॉरेन पॉलिसी के बेसिक टेनेंट क्या रहे हैं, व्हाट आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, किस आधार पर हम संबंध बनाते हैं। तो आपको 6-7 चीजें याद रखनी है। पहला, आइडियलिज्म की विचारधारा को हम प्रोग्रेस करते आ रहे थे, आज थोड़ा सा चेंज किया है 2000 के बाद। वी हैव मूव्ड फ्रॉम आइडियलिज्म टू रियलिज्म। पर आपको याद रखना है, पहली आइडियलिज्म है कि हम एथिक्स इन दी इंटरनेशनल रिलेशंस करेंगे, कंट्रीज कैन कोऑपरेट, कैन वर्क फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट, नॉन वायलेंस, डिस्प्यूट रिजल्व करेंगे पीसफुली और इंटरनेशनल लॉ और बॉडीज के अंदर काम करेंगे। हमने क्या बोला, वासुदेव कुटुंबकम, वासुदेव कुटुंबकम, एक परिवार है और इसीलिए कोऑपरेट करेंगे। और हम पाकिस्तान का भी बंदा होता है और वो मेडिकल का इलाज कराने के लिए आ जाता है तो हम दे देते हैं इजाजत। क्यों दे देते हैं, क्योंकि हम मानवता के बिलीवर हैं, वी आर द बिलीवर ऑफ ह्यूमैनिटी। कल को आप आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे, आपको भी क्या रहना है, बिलीवर रहना है। इंडिया डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है बट जबरदस्ती डेमोक्रेसी को सपोर्ट नहीं करता। भारत मिलिट्री एक्शन यूनिलैटरली नहीं होने चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, एक तरफा नहीं होने चाहिए, इसको मानता है। भारत यूएन की सारे लॉज मानता है, उसके तहत ही चलने की बात करता है। भारत नॉन इंटरफेरेंस का बिलीवर है और भारत रिलेशनशिप बना लेता है, लेकिन रिलेशनशिप बनाने में भी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखना चाहता है। इंडिया वांट्स टू इंश्योर दैट वी आर हैविंग स्ट्रेटेजी ऑटोनॉमी। ठीक है, उसके बाद हमारी विचारधारा में, इसी विचारधारा को यूज करते हुए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हमने क्या अपनाया, इसी विचारधारा को यूज करते हुए नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक और अटल बिहारी वाजपेयी तक हम लोगों ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट नाम और पंचशील डॉक्ट्रिन, कौन सा डॉक्ट्रिन, पंचशील डॉक्ट्रिन, इसको फॉलो किया कि हम देशों को, यही कारण था कि हम जम्मू कश्मीर का मुद्दा भी कहां पर ले गए थे, यूएन के अंदर, कि हम चाहते थे, हमारे नेहरू साहब, कि यूएन के थ्रू ही इसका क्या हो जाएगा, सॉर्ट आउट। जम्मू और कश्मीर के अंतर्गत ही दिस इशू विल बी सॉर्टेड आउट, यह इशू सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन क्या ये सॉर्ट आउट हुआ, नहीं हुआ।
अब आओ, पाकिस्तान से हमारी लड़ाई हुई, चाइना से हमारी लड़ाई हुई, अब हमने दूसरी आइडियोलॉजी की तरफ बढ़ा। वी हैव मूव टुवर्ड्स, tilted towards the second ideology, that is realism, यथार्थवाद। ये कहता है बिल्कुल उल्टा है। मनुष्य धोखेबाज है, मनुष्य स्वार्थी है, अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर ही काम करता है। माँ जब तक रोटी देती है, पैसा देती है, खिलाती है, बाप जब तक पैसा दे रहा है, बाप जब बुढ़ा होके खाट में बैठ जाए तो बूढ़ा खांसता रहता है, बोझ विधवा आश्रम भेज दूंगा तेरे को, चुपचाप पड़ा रहे कोने में। ये आइडियोलॉजी क्या है? यथार्थ बिल्कुल अलग, कि मनुष्य स्वार्थी है, ढोंगी है, अपने हित के लिए काम कर रहा है, मेरी कोई परवाह नहीं है। इस दुनिया में रिसोर्सेस कम हैं, अगर तुमने रिसोर्सों को नहीं हड़पा तो दूसरा देश रिसोर्सों को हड़प लेगा। ये दुनिया चल रही है जीरो सम गेम पर। एक ही रोटी है और 4 बिल्ली हैं, अगर तू बिल्ली बैठी रही तो 3 बिल्ली ले जाएंगी और तेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। चाइना अगर अफ्रीका में घुसा हुआ है, चाइना अगर कहां घुसा हुआ है, चाइना अगर अफ्रीका में घुसा हुआ है, यहां से रिसोर्सेज की सकिंग कर रहा है, लेके जा रहा है रिसोर्सेज। सेंट्रल एशिया में घुसा हुआ है तो तुमको भी फाइट करनी पड़ेगी, क्योंकि रिसोर्सेज एक ही बंदा ले पाएगा। क्या चल रहा है? जीरो सम गेम। दूसरे देश पर शक करो, ये दुनिया पावर का गेम है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। पुतिन आज क्या कर रहा है? व्हाट इज पुतिन डूइंग? कह रहा है आ जाओ, जिसमें जितना है दम देख लूंगा, अगर कोई आ गया तो मेरे परमाणु हथियार क्या हैं? तैयार, माई न्यूक्लियर वेपन इज रेडी। कोई किसी देश का कोई कोऑपरेट नहीं करता। जिसके पास ताकत है उसकी सब सुनते हैं, और जो वीक है उसकी कोई आवाज, जो वीक है उसकी कोई आवाज। तो ये टोटली दूसरी विचारधारा है। क्या है? अब इंडिया इसकी तरफ बढ़ा है। वी आर स्लोली मूविंग टुवर्ड्स, क्या? वी आर स्लोली मूविंग टुवर्ड्स realism. What is realism? This ideology believes in power, shakti and power politics. ये किस में बिलीव करती है? कॉपरेशन नहीं, कंपटीशन। इसमें बिलीव करती है, प्रतिस्पर्धा चल रही है जी। बॉय क्या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूएन मूर्खों की सभा है, वहां दुर्बल आदमी जाकर बैठते हैं। इट इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फुलिश पीपल एंड दोज हु आर नॉट हैविंग एनी पावर, दे सिट देयर। और जिसके पास ताकत है क्या करता है? माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। क्या है यूएन? कुछ नहीं। पुतिन क्या कह रहा है? क्या है यूएन? कौन है नाटो? कौन यूरोप के देश? मेरे यहां पर यूक्रेन मेरी सीमाओं पर दूसरे लोगों को ला ला के बसा रहा है, कल को मुझे ट्रबल करेगा, मुझे इसके खिलाफ ऑपरेशन छेड़ना पड़ेगा। क्या कर रहा है? पावर गेम एंड पावर पॉलिटिक्स, कंपटीशन, यूज ऑफ वायलेंस इज एक्सेप्टेबल। हिंसा करो। वॉर क्या होता है? जरूरत पड़े तो वॉर लड़ो। एथिक्स? नो एथिक्स, नो एथिक्स एंड मोरालिटी, नो एथिक्स एंड मोरालिटी इन दी इंटरनेशनल रिलेशनशिप। चाणक्य की नीति है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। किसकी नीति है?
दिस इज द फिलॉसफी ऑफ चाणक्य। साम दाम दंड भेद, क्या? साम दाम दंड भेद। क्या करो? अपना काम बनाओ। क्या करो? अपना काम बनाओ। प्यार से माने, प्यार से मनाओ। पैसे से माने, पैसे से माने। फूट से माने, फूट से मनाओ। और कोई चारा ना मरे तो सर पे डंडा मार दो। ये कौटिल्य की नीति है। अब इस पर कौन चलने लगा है? इस पे अब धीरे 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 हम भी चल रहे हैं। पाकिस्तान बहुत तंग कर रहा है। अगर एक गोला छोड़े, चार छोड़ो। सैनिकों पर छोड़े, गांव पर छोड़ो। देखते हैं कितनी देर फाइट करेगा। कांटा कांटे से ही निकलता है, कांटा प्यार से नहीं निकलता। तो दिस आइडियोलॉजी सपोर्ट वॉर, नॉन वायलेंस, अग्रेशन, पावर पॉलिटिक्स। अब 2000 के बाद और मोदी जी के 2014 के पश्चात ये नीति हमारे इसमें दिखाई देती है। नैतिक वैतिकता वैतिकता नहीं, जहां दिखे माल ज्यादा मिल रहा है उस तरफ खिसक लो, पुराना छोड़ो। इस पर आज की रियलिटी पर बात करो, जहां फायदा होता है उधर निकल लो। इसको कहते हैं रियलिज्म। क्या बात समझ में आई? अब 2014 के बाद हमने रियलिज्म को अपनाया। ये रियलिटी पर जीने की बात करती है, एथिक्स की बिलीवर नहीं है। क्या ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और बॉडीज को सपोर्ट करती है? नो, इट डज नॉट सपोर्ट देम। बिल्कुल भी इसको सपोर्ट नहीं करती। अब असलियत में होता क्या है, सुनना चाहोगे? असलियत में कोई भी जो कंट्री होती है वो आइडियलिज्म और रियलिज्म दोनों के बीच में होती है। ना पूरी तरीके से आइडियलिस्ट होती, ना ही पूरे तरीके से रियलिस्ट होती। जहां फायदा होता है, प्रेम से काम चलता है, प्रेम से काम चलाती है। लेकिन अगर जरूरत पड़े तो हथियार उठाने से भी मनाही नहीं करती। तो क्या है, देखती है कौन सी सिचुएशन से बेनिफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। समझ में आया? जिससे लॉस हो रहा होगा वो लॉस करेगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हमारी फिलॉसफी किस पर बेस रही है, तो हमारी फिलॉसफी ज्यादातर रही है आइडियलिज्म पर, और आज भी आइडियलिज्म पर खड़ी है। लेकिन अब थोड़ा सा हमें रियलिस्टिक अप्रोच भी आया है। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? अब ये क्वेश्चन देखो, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, कभी भी पूछा जा सकता है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इट कैन बी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ essay. India's Panchasheel principle has always lauded in terms of ethics in the international relation, but the countries has also paid a hefty price due to the lack of realism in the foreign policy. Due to these ideas, do express your point of view. तो इंडिया जब आजाद हुआ, when India got freedom, भारत ने किसको अपनाया? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, भारत ने अपनाया आइडियलिज्म को। लेकिन आइडियलिज्म अपनाने के चक्कर में भारत ने 1962 में भारत को मुंह की खानी पड़ी। किसकी खानी पड़ी? मुंह की। 62 में चाइना ने धोखा दिया। जम्मू कश्मीर का मुद्दा 1947 में ही आजादी के साथ उठ गया। 1965 में फिर पाकिस्तान लड़ा, 1971 में फिर लड़ा, 1999 में फिर लड़ा। तो हम जरूरत से ज्यादा आइडियलिस्ट हो गए। तो क्या देयर वर प्रॉब्लम्स?
जरूरत से ज्यादा एथिक्स दिखाने से समस्याएं आती हैं। अब जब हम कल मिलेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो हम किसकी बात करेंगे? हम अपनी कहानी की शुरुआत करेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर से। और मैं मेंस के काफी आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि होंगे इंडियन फॉरेन पॉलिसी के बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल पर, जिसमें हम कल देखेंगे पंचशील क्या होता है, व्हाट इज पंचशील, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। आज मैंने आपको बेसिक आइडिया दिया है, कल जब हम मिलेंगे तो हम इन टॉपिकों से शुरुआत करेंगे। टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट पंचशील, नाम, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फिर हम देखेंगे कोल्ड वॉर। इन चीजों को हम देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आईआर में तो 4 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने? हाउ मेनी क्वेश्चन विल बी देयर? ओनली 4 क्वेश्चन विल बी देयर। लेकिन ऐसे इंटरव्यू में इसका बहुत ज्यादा रेलिवेंस है, ऐसे और इंटरव्यू में इसका बहुत ज्यादा रेलिवेंस है। जब हम ये सारी चीजें देख लेंगे तब हमको समझ में आएगा कि भारत कैसे रिलेशनशिप बना रहा है। ठीक है, फिर हम देखने की कोशिश करेंगे कि एक फॉरेन पॉलिसी को, भारत की फॉरेन पॉलिसी को डिटरमाइन करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स विच आर डिटरमाइनिंग आवर फॉरेन पॉलिसी। आइडियोलॉजी वाला पॉइंट हमने देख लिया, लेकिन अभी फैक्टर बचे हैं। व्हाट आर द, क्वेश्चन कल शुरुआत करेंगे, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स influencing our फॉरेन पॉलिसी। कौन से वो निर्धारक तत्व हैं जो किसी देश की विदेश नीति को बनाते वक्त ध्यान में रखे जाते हैं? भाई घर से बाहर जाकर कैसा व्यवहार करना है पड़ोसियों के साथ, बिजनेस में, वो बहुत सारे कारणों पर डिपेंड करेगा क्या? हाँ, अगर जेब में पैसा है तो अकड़ना है, जेब में पैसा है तो क्या करना है? अकड़ना है। और जेब में जीरो है तो फिर भाई भाई बोलना है। घर में असला बारूद है तो देख लेंगे, और कुछ नहीं है तो भैया देख लो, हम तो गरीब आदमी। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आप नेशनल इंटरेस्ट में भी पढ़ चुके हैं। आर्थिक जरूरतें हैं, सैनिक जरूरतें हैं, साइबर सिक्योरिटी है, ज्योग्राफी है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उसको हम कल देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब एक छोटी सी सूचना, जो भी बच्चे इस कोर्स को करना चाहते हैं, हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं। रजनीश आईएएस एकेडमी में ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बैचेस अवेलेबल हैं। जीएस प्री कम मेंस फाउंडेशन का बैच अवेलेबल है, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल का बैच अवेलेबल है, करंट अफेयर्स का अवेलेबल है। जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 4 के हमारे अलग से मॉड्यूल चलते हैं। क्लासेस दोनों मीडियम में अवेलेबल है, एक बैच इंग्लिश मीडियम का चलता है और एक बैच हिंदी मीडियम का चलता है। वी हैव सेपरेट बैच फॉर इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। हिंदी की क्लासेस अभी मॉर्निंग में हो रही हैं, इवनिंग में हिंदी की क्लासेस हो रही हैं। मेंस की और पीटी की टेस्ट सीरीज चल रही है। जो भी बच्चे इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं, इनमें से जीएस पेपर 2 अलग से भी पढ़ना चाहते हैं या 4 अलग से भी पढ़ना चाहते हैं, दे कैन ज्वाइन अस, दिस इज आवर नंबर। अभी हम हैवी प्राइस पर छूटे दे रहे हैं ऑफलाइन ऑनलाइन
क्लासेस आपके लिए अवेलेबल रहेंगी। तो अब कल मुलाकात होगी मॉर्निंग में। मॉर्निंग में पॉलिटी चल रहा है, तो जो भी बच्चे पॉलिटी में इंटरेस्टेड होंगे वो क्लासों को करेंगे, और इवनिंग में इंटरनेशनल रिलेशनशिप चल रहा है। सुबह में सीसैट की भी क्लासेस होती हैं, उसको भी आप कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं दे कैन कॉन्टेक्ट अस फॉर फुल कोर्स और द मॉडल कोर्स ऑन दिस नंबर। तो जो भी लोग टॉप 50 में रैंक लगाना चाहते हैं उनका वेलकम है। जो भी बच्चे टॉप 50 में रैंक लगाना चाहते हैं दे आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन आवर कोर्सेज। हम लोग हाई क्वालिटी स्टडी में बिलीव करते हैं, जो कि आपका एक ही बार में रैंक लग जाए। तो थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। गॉड ब्लेस यू। बाय, टेक केयर।